हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट सेकंड। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब देखो ये वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो देख के आए तभी आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी साथ साथ में। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज की वीडियो का जो पहला आप हेडिंग डालेंगे वो है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल एज SHO। SHO का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। लिख देती हूँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी मैं आपको रिजल्ट्स दूंगी, जैसे एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आता है उसके हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपके सीधे आपको फॉर्मूले में जो वैल्यूज है पुट करनी पड़ती हैं, ठीक है। चाहे आपका नेट का एग्जाम ले लो, चाहे गेट का एग्जाम ले लो, ठीक है, या BSc का कोई एग्जाम दे रहे हो, MSc का एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें क्या है, डेरिवेशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम सीधा रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखो इसमें क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे। डायटोमिक का मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल कितने लेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्लियर है। तो कोई भी सपोज मैं A और B 2 मॉलिक्यूल मानती हूँ। A मैंने मॉलिक्यूल लिया जिसका मास मैंने क्या लिया, M1। B मॉलिक्यूल लिया जिसका मास मैंने क्या लिया, M2, ठीक है। और दोनों ही दोनों को मैंने क्या करा, एक स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया, ठीक है। दोनों को मैंने क्या करा, एक स्प्रिंग लिया ये, और यहाँ पे A मॉलिक्यूल और यहाँ B मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, ठीक है। अब A B हमें रिप्लेस करके यहाँ पे मैं M1 ले लेती हूँ क्योंकि मास इसका है M1, और यहाँ पे ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू B जो है मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है M2, तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो जो इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस रहेगा, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा हमारे पास, RE। ये भी मैं बताऊंगी कि हमारे पास RE क्या है, ठीक है। देखो जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जो हमारे पास हुक्स लॉ आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है। हुक्स लॉ क्या कहता है, कहते अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल की थोड़ी बहुत भी वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर मॉलिक्यूल की थोड़ी बहुत भी वाइब्रेशन करते हैं तो वाइब्रेशन के दौरान उसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जिसके कारण हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, क्या लगती है, रिस्टोरिंग जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, ठीक है, वो होगी हमारे पास F = -kx, ठीक है। ये आपको एज इट इज इसको याद करना है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -KR-RE। और ये भी बताऊंगी R क्या है, K क्या है, X क्या है, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। देखो जो हमारे पास K है, ये K है ना, इसको बोलते हैं हम फोर्स कांस्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि पूरे चैप्टर में यूज होने वाला, वो क्या है हमारे पास, K फोर्स कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी, जो इसकी यूनिट्स है ना, वो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी यूनिट हो गई। उसके बाद जो हमारे पास ये x है, ये x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो देखो आपको ना पता होना चाहिए कि हम x किस लिए यूज कर रहे हैं, k किस लिए यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे x हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी मैंने बताया कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूल में कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है हुक्स के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या आती है, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे R और R या फिर RE क्या होता है। जो हमारे पास R है वो क्या है, हमारे पास बॉन्ड लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करने के बाद जो बॉन्ड लेंथ है
वो, और जो हमारे पास आर ई वो क्या है हमारे पास, ये क्या है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको लिखो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो जो हमारे पास ये क्या है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट। जो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होता है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, जो फोर्स कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के, और ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी के, और जो फोर्स कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है ना कि जो फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपके नेट में पूछे, चाहे आपके गेट में पूछे, ठीक है, या फिर एमएससी में तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, इसको मैं यूज करना आपको बता दूंगी आगे जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। उसके बाद जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होगी। ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो एनर्जी होगी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो हम लिखेंगे। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन उसकी करवा दूंगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बेसिक के भी हैं जो देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ी बहुत डेरिवेशन आनी चाहिए, एग्जाम में उनको तभी नंबर मिलते हैं। ठीक है, डेरिवेशन करके आ जाओ, हल्की फुल्की करके आना, ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट वहाँ पे लिख के आना, ऐसा नहीं है। एग्जाम जो भी हमारे जो टीचर्स होते हैं जो चेक करते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं देखते कि आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, नहीं, आपकी नॉलेज चेक की जाती है। तो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ सेम टू सेम आपको वहां पे लिख के आना, दैट्स इट। क्लियर, तो ये चीज कर लेना आप। यहाँ पे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको लिखवाती हूँ। अभी जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो सबसे पहले आप ये डालेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद जैसे जैसे मैंने करवाया है वैसे वैसे इसको उतारिए, उसके बाद मैं आपको आगे करवाती हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार उतार लीजिए आप। हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, तो कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ये आपको एज इट इज इनको याद रखना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ kx स्क्वायर, के मैंने बता दिया फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और x हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई क्लियर। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास एनर्जी आती है उसको हम लिखेंगे EV, वो किसके इक्वल है, V + 1/2 h न्यू, ये जूल। ठीक है, ये एनर्जी है आपकी जिसको आपको याद रखना है। ये किस में है आपके पास, जूल में। ये मैंने किस में बताई है, जूल में। अगर एग्जामिनर जो नेट और गेट में क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे आ जाते हैं, अगर वो आपको जूल में पूछते हैं, ठीक है, आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, ठीक है, ये आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, आपको एनर्जी निकालनी है। क्लियर है। अगर आपको जूल में पूछते तो जूल में कर देना, अगर आपको जूल में नहीं पूछते, अगर वो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में पूछते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको HC से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको EV डैश लिख देते हैं। क्लियर, ये EV डैश यानी एनर्जी, यहाँ से मैंने HC के साथ इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, V + 1/2। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैंने बता दिया कि मैं पूरा नहीं उतारूंगी, जब डिवाइड करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आएगा ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, वो आपके पास ये आएगा। क्लियर है। सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करने के लिए जूल को आपको HC से इसको डिवाइड करना है। जब भी कोई भी बच्चा जो डेरिवेशन लिख रहा है तो साथ में लिख देना जब भी आप कर रहे हो इसको, कि जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में जाने के लिए हमने सीधा HC से डिवाइड किया, उसके बाद ये सीधा रिजल्ट लिख देना, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है आपको, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास हो गई। उसके बाद हम निकालते हैं हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए 0 पॉइंट एनर्जी।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम करेंगे हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी। अब देखो जो भी मैं लिखवा रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार 0 पॉइंट एनर्जी पूछ लेते हैं, कई बार ट्रांजिशन एनर्जी पूछ लेते हैं, कई बार आपको सिंपल एनर्जी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको ये जो है हमारे पास फॉर्मूले इनको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 0 पॉइंट एनर्जी के लिए हम जो यहाँ पे एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये वाली, इसमें क्या करेंगे V इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब ये 0 क्यों पुट किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, 1 2 3 4 5 क्यों नहीं पुट किया वो भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या पुट करूँ, 0 पुट करूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ एच न्यू, हाफ ऑफ एच न्यू ये आ गई हमारे पास जूल में। अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे डैश लिख लो, तो ये यहाँ पे हाफ ऑफ ओमेगा ऑसिलेशन ये आ गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो ये जो आपके फॉर्मूलेज हैं, कितने फॉर्मूलेज हो गए, फर्स्ट सेकंड, बस इसको तो चेंज किया है तो थर्ड इसको भी लिख लो, ठीक है। ये फोर्थ ये फिफ्थ, वैसे तो है तो सेम ही, बस उसको क्या किया मैंने एस से डिवाइड किया है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, समझ में आ गया। ये हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी है। अब हम लिखते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बेसिस पे हमारे पास जो आगे की थ्योरी है वो चलेगी, ठीक है। वो मैं आपको करवाती हूँ अभी, इसका आप एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है। तो हेडिंग डालिए ट्रांजिशन एनर्जी। इस ब्लू पेन को पता नहीं क्या हो गया, ये साफ ही नहीं होता। आई होप आपको दिख जाए, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बता देना भाई। चलो हाँ जी, हेडिंग डालो ट्रांजिशन एनर्जी। देखो हमारे पास जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है वो हम कैसे देखेंगे, उसको लिखेंगे डेल्टा ई से, ठीक है। जो ट्रांजिशन हमारे पास होगी, जो ट्रांजिशन हमारे पास होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी। पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक लेवल बना के दिखाती हूँ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रही है, ठीक है। और ये हमारे पास एक लेवल आएगा जिसमें हम क्या बनाएंगे, वाइब्रेशनल लेवल्स, ठीक है। जिसमें हम क्या बनाएंगे, वाइब्रेशनल लेवल्स। एनर्जी मैंने आपको बताई थी ये एच न्यू जूल के अंदर। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, 0 पॉइंट एनर्जी के लिए मैंने इसको 0 पुट कर दिया था, ठीक है। यानी जो लेवल है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से। जब हम v इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसके जो एनर्जी है वो क्या आएगी, एच न्यू। अगर इसको हम 1 पुट करेंगे तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, 3/2। अगर इसको v इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, मे बी 5/2, चेक कर लेना, ठीक है। अगर 3 पुट करेंगे तो 7/2। ये वाले हमारे पास लेवल्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन एनर्जी में जो हमारे पास ट्रांजिशन होनी है वो कहाँ से कहाँ तक होनी है, EV+1 माइनस EV, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी का है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होगा, ओमेगा ऑसिलेशन 1/2 पाई c √k/μ सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको फॉर्मूला रटना है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, मैंने लिख दिया याद, ठीक है। इसको लर्न करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी के जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा ई है, जो ट्रांजिशन एनर्जी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, एक तो ओमेगा ऑसिलेशन के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास √k के क्या है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो k है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यानी जो k, अगर ये k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अगर हम लिखें कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास
अंडर रूट म्यू। ये क्या है हमारे पास, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है जिसको हमने क्या लिखा है, म्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आगे जिसमें हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके और के, क्लियर। के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांजिशन एनर्जी लिया, यहाँ से देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रिड्यूस्ड मास के, तो मैंने वो लिख दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ के, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। रिड्यूस्ड मास आपका क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अभी देखो जो हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी यहाँ पे मैंने निकाली है वो किस में निकाली है, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। कई बारी सेंटीमीटर इनवर्स में पूछ लेते हैं, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में ना पूछ के आपको जूल में अगर पूछ ले या फिर आपको हर्ट्ज में पूछ ले तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पूछ लेते हैं जूल में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एच से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको एच से मल्टीप्लाई 2 पाई सी अंडर रूट ऑफ के अपॉन म्यू, यहाँ पे आ गया आपका जूल। तो यहाँ से सी कैंसिल कर देना, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू, जूल बचेगा, ये आ गया आपका जूल में, ठीक है। अगर आपको चाहिए हर्ट्स में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो आपका ये आया ना ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, h के साथ, h के जो ये आए जूल को आप इसको क्या करना पड़ेगा, h के साथ डिवाइड, ठीक है। जैसे ये h था तो यहाँ पे h लग जाएगा, जैसे ये है ना h अपॉन h 2 पाई सी, समझ रहे हो। बस इसको मैंने चेंज किया है, इसको मैंने यहाँ पे चेंज किया है, तो h अपॉन h 2 पाई सी अंडर रूट ऑफ k अपॉन म्यू हर्ट्स। तो h के साथ h उड़ा देना, 1 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट k अपॉन म्यू, अंडर रूट k अपॉन म्यू, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, हर्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, क्लियर। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। देखो जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स आते हैं ना वो सारे इक्वली स्पेस्ड होते हैं और किसके साथ सेपरेटेड होते हैं, वो ओमेगा ऑसिलेशन से, ठीक है। इसके साथ हर जो वाइब्रेशन लेवल है वो क्या होगा, सेपरेट होगा, क्लियर है। अब देखो जो हमारे पास बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, बस हम सबसे पहले करेंगे इसमें जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी 0 पॉइंट एनर्जी। देखो जो उसकी 0 पॉइंट एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होगी, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास जो रिजल्ट आया था ये वाला 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था 0 पॉइंट एनर्जी हम इससे ही निकालेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, जो हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स आते हैं उसका हाफ, ठीक है। यानी जो ओमेगा ऑसिलेशन है उसका हम क्या कर देंगे, हाफ, इसका हाफ यानी 1/2 इंटू ये वाला 2 और 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 2 इंटू 2 4 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास आ गई 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अभी देखो हमारे पास, मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं उसमें जो हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स आएंगे वो क्या है, इक्वली सेपरेटेड होते हैं। वो किसके साथ सेपरेट होंगे, हमारे पास ओमेगा ऑसिलेशन से। उसके बाद हमने पढ़ा 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अब देखो जो बोल्ट्जमैन, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको ग्राफ बनाया था। जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, लाइक ये वाला, यहाँ से ये x, ठीक है। मैं इससे समझा देती हूँ आपको। v इज इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ पे h न्यू 3/2 h न्यू, 5/2 h न्यू, 7/2 h न्यू, ठीक है। अब यहाँ से बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में क्या है, जहाँ पे v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। वहाँ से क्या, वहाँ पे क्या होती है हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलेशन,
वहाँ पे क्या होती है हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलेशन है। अब देखो जिस भी स्टेट की मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी उस स्टेट से आने वाला जो हमारे पास फंडामेंटल बैंड्स होते हैं वो क्या होंगे हमारे पास ज़्यादा इंटेंस होते हैं, यानी वहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे हमारे पास वो क्या होंगी ज़्यादा इंटेंस होंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू v इज इक्वल टू 1 से या फिर v इज इक्वल टू 2 से। क्या बोल रही हूँ मैं, दोबारा समझा देती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 में जा रही हूँ, ठीक है, मैंने क्या बोला है बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, ठीक है, वहाँ से जो सिग्नल्स निकलेंगे उसकी जो इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, उन बैंड्स की इंटेंसिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो हमारे पास यहाँ से बैंड्स निकलते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ से हमारे फंडामेंटल बैंड्स निकलते हैं इनकी इंटेंसिटी कम होती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ग्राउंड स्टेट से आया है, ये हमारे पास थोड़ा एक्साइटेड स्टेट से आया है, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी कम हो गई, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास v इज इक्वल टू 1 में या फिर v इज इक्वल टू 2 में, इनमें क्या है हमारे पास लेस इंटेंस, जो हमारे पास बैंड्स निकलेंगे ये क्या है हमारे पास लेस इंटेंस होंगे, ये क्या होंगे हमारे पास लेस इंटेंस। अब इनको लेस इंटेंस से ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर ये वाले जो बैंड्स हमारे पास आए हैं ये क्या है लेस इंटेंस्ड होते हैं, ठीक है, अगर इसको लेस इंटेंस को हमें क्या बनाना है मोर इंटेंस बैंड्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो सैंपल होता है क्योंकि ये सैंपल में चल रहा है उन सैंपल का टेम्परेचर हम क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, उस सैंपल का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे अराउंड 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। इतना टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो लेस इंटेंस बैंड्स आते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं हमारे पास मोर इंटेंस में। तो जो बैंड हमारे पास इस कंडीशन में आएंगे जिसमें हमने 200 से 300 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, उसके बाद जो हमारे पास ये बैंड है वो किस में चले जाते हैं मोर इंटेंस में। तो इन बैंड्स को हम क्या बोलते हैं हॉट बैंड, इन बैंड्स को हम क्या बोलते हैं हॉट बैंड। इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि एग्जामिनर क्या होते हैं हमारे पास हॉट बैंड डाल देते हैं एक वर्ड, जब हमें हॉट बैंड का मतलब ही नहीं पता फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। हॉट बैंड का मतलब सिर्फ यही है कि हमारे पास जो लेस इंटेंस बैंड्स आते हैं उनको हम क्या करते हैं उस सैंपल को हम 200 से 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगी हमारे पास पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, उसके कारण हमारे पास जो लेस इंटेंस बैंड्स आ रहे हैं वो किस में चले जाएंगे मोर इंटेंस में, जिसके कारण ये जो बैंड हमारे पास आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे हॉट बैंड्स, उनको हम क्या बोलेंगे हॉट बैंड्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो बोल्ट्जमैन होता है, बोल्ट्जमैन क्या होगा n2 अपॉन n1, ये क्या है हमारे पास पॉपुलेशन होती है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगी e की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन kt, ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मैंने सैंपल की जो सैंपल में मैंने क्या किया टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण हमारे पास जो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल्स आएंगे वो क्या आएंगे इंटेंस सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। तो उन बैंड्स को हम क्या बोलते हैं हॉट बैंड्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो ये सारी कहानी किसकी थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। आगे हम नया टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ही सबसे ज़्यादा आपके फॉर्मूलेज आए हैं। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद हो गए, अच्छे से आपने कर लिए, तो यहाँ पे कोई भी जो न्यूमेरिकल आएगा आप अच्छे से करके आओगे, ठीक है। तो ये सब कर लेना, आगे हम नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझा दिया, अपनी लैंग्वेज में अच्छा उतार लेना, जैसे आप रिवीजन करोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आप हेडिंग डालेंगे आइसोटॉप इफेक्ट। आइसोटॉप इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी अच्छे से, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, ठीक है, तो वो कर लेना और उसका आंसर मुझे बता देना। तो आप हेडिंग डालेंगे, इसको साफ कर दो, आइसोटॉप इफेक्ट। देखो आइसोटॉप इफेक्ट आपने पढ़ा होगा,
तो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास है एक HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, ये HCl मॉलिक्यूल है। मैंने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को जो ये हाइड्रोजन है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके हैवियर आइसोटॉप से, इसके हैवियर आइसोटॉप से। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी आई, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो ये हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर दिया इसके हैवियर आइसोटॉप से। उसके कारण क्या होगा, जब हम मॉलिक्यूल को उसके हैवियर आइसोटॉप से चेंज कर देते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, बहुत कम। कैसे, जैसे मैंने आपको ये ट्रांजिशन एनर्जी बताई थी, जिसमें ये चीज़ थी 2πc √k/μ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये क्या है आपका एक रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है हमारे पास √k के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा ऑसिलेशन के, राइट। अब ये क्या है हमारे पास k, तो यहाँ पे मैंने आपको k बोला था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के, ये चीज़ बोली थी। यानी जो ये हमारे पास जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई हमारे पास बॉन्ड लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। अब मैंने क्या यहाँ पे क्या हुआ, देखो अगर हम यहाँ पे रिड्यूस्ड मास क्या करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने क्या करा, कोई भी मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल में मैंने क्या करा, उसके हैवियर आइसोटॉप से चेंज कर दिया। हैवियर आइसोटॉप से चेंज करने के कारण यहाँ पे मास मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पे मास मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई। अब मैंने क्या करा, रिड्यूस मास से मास को इंक्रीज कर दिया, जैसे इस मास को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो जिसके कारण हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अराउंड ये 100 पे था, तो यहाँ पे ऐसे ले लो कि यहाँ पे ये हो गई 60 हो गई, ठीक है, 60 हो गई, 50 हो गई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाती है। समझ में आए, इसको बोलते हैं हम आइसोटॉप इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये मैंने आपको जैसे बताया कि जो डेल्टा ई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हमने ये वाला निकाला ना, अभी मैंने आपको समझाया। इसमें क्या करा, मैंने आइसोटॉप लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सपोज मैंने इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 2, ठीक है। इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 बाई ट्रांजिशन एनर्जी 2, ट्रांजिशन एनर्जी 1, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, μ1 μ2। अब देखो मैंने क्या बोला, ये 1 है, ये 1, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे ये ऊपर है तो ये नीचे है, जैसे ये नीचे तो ये ऊपर, ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने 2 ट्रांजिशन एनर्जी ली है और 2 रिड्यूस्ड मास ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया जैसे ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ HCl मॉलिक्यूल और ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ DCl मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल है तो रिड्यूस्ड मास किसका आएगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आएगा DCl का, और यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आएगा HCl का, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर DCl नीचे है तो रिड्यूस्ड मास ऊपर, अगर ये HCl ऊपर है तो ये रिड्यूस्ड मास नीचे, ठीक है। तो उसके कारण हमारे पास जो इसका रिड्यूस्ड मास निकलता है DCl का, ठीक है, और HCl का, वो आप खुद कैलकुलेट करके देखना, वो कितना आएगा हमारे पास 1.94, अराउंड हमारे पास 1.4। यानी हमारे पास अगर हम रिड्यूस्ड मास यानी इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हमने कोई भी मॉलिक्यूल जैसे उसके आइसोटॉप से रिप्लेस कर दिया, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.4 से डिक्रीज करती है, ठीक है। इतनी 1.4 टाइम्स क्या कर जाएगी, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करती है,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने आपको ये लिया, मैंने बता दिया कि आपके पास ट्रांजिशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे 1 है वो अगर एनर्जी फर्स्ट वाली ऊपर है तो रिड्यूस मान नीचे होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ ऐसे क्या ले लिया मैंने, एनर्जी 1 नीचे है और रिड्यूस मास ऊपर, एनर्जी 2 ऊपर है उस रिड्यूस मान नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने DCl ले लिया रिड्यूस मास, HCl ले लिया। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे और इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 1.94, वही आप खुद करके देख लेना। ठीक है, जब इसका रूट सॉल्व किया तो 1.4 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल को, जैसे HCl है तो इसको मैंने क्या करा, उसके आइसोटॉप से रिप्लेस कर दिया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1.4 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको लिखवाती हूँ एक यहाँ पे एक टेबल लिखवाती हूँ, तो जिसमें आप देखेंगे ऑर्डर की कैसे हमारे पास रिड्यूस्ड मास, जैसे हम मॉलिक्यूल की आइसोटॉप से रिप्लेस करते हैं तो उसके कारण हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ठीक है, तो लिखिए आप यहाँ पे मैंने लिया मॉलिक्यूल और यहाँ पे आप एक फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, जैसे लिया मैंने HCl मॉलिक्यूल, इसका है आइसोटॉप 35, ये HCl है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2890 सेंटीमीटर है। अब हाइड्रोजन को मैंने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन को सेम वही रखा, तो यहाँ पे 2090 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, ये कितना है 2890, ये 2090, यानी अराउंड आपके 800 सेंटीमीटर इनवर्स का आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। डिफरेंस सिर्फ किसके कारण आया है, इसको मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एटम को अगर उसके आइसोटॉप से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ठीक है, तो आपने मैंने दिखाया ना आपको कि 800 सेंटीमीटर इनवर्स तक का इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये आयोडीन मैंने लगाया 127, यहाँ पे 1, तो इसका 2230 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर यहाँ पे मैं आयोडीन ले लूँ 129, जैसे इसको मैंने उसके आइसोटॉप हैवियर आइसोटॉप से चेंज कर दिया तो यहाँ पे 2199 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसको ही ड्यूटेरियम ले लूँ 127, तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, देखो कितना 1600 पहुंच गया, 2200 था, यहाँ पे 1600, देखो कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बस कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे इसमें चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने इसको आइसोटॉप से चेंज कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये था सारा कॉन्सेप्ट। अब हम इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, उसको मैं ही सॉल्व करवाऊंगी आपको, बस आपको देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगी। क्लियर है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइसोटॉप इफेक्ट यहाँ पे डाल लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 101% आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है, वैसे एग्जाम में कई बार नहीं भी आता, वैसे आ जाता है, मोस्टली आता है। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए, द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl इज, देखो आपको फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है किसके लिए, HCl मॉलिक्यूल के लिए, कितनी, इतनी। ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको जीरो पॉइंट एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको फोर्स कांस्टेंट निकालना है, किसके लिए, HCl के लिए। ठीक है, पहला आपको ये काम करना है कि आपको पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है इतनी, उसके बाद जीरो पॉइंट एनर्जी निकालनी है और फोर्स कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको करना है ऑल्सो कैलकुलेट जीरो पॉइंट एनर्जी और फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ DCl मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइसोटॉप कर दिया क्योंकि H को D के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी यहाँ पे आइसोटॉप इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आ गया। बस आपको वही चीज़ है कि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मूले के बेस्ड है क्वेश्चन, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये HCl मॉलिक्यूल के लिए दी है फ्रीक्वेंसी है, तो ठीक है, हमने इसके इक्वल लिख दिया, कितनी है 2900 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। हमें क्या निकालना है, जीरो पॉइंट एनर्जी।
तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, जो हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है उसका हाफ, यानी ये जो दी है उसका हाफ। मैंने फॉर्मूला लिखवाया है पीछे, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो पेज पलट के देख लो या वीडियो पीछे करके देख लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1400, एक मिनट इसको कैंसिल करो, 1450 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया आपका 0 पॉइंट एनर्जी। क्लियर, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ हम ना यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट एनर्जी निकाल दी। ये चीज़ मैं अभी आपको लास्ट में निकलवाऊंगी, ये लास्ट में निकलवाएंगे। पहले हम 0 पॉइंट एनर्जी और फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकालते हैं DCL के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं। तो देखो हमारे पास मैंने आपको अभी बताया था कि EHCl, जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है ना वो आपको याद दिला रही हूँ, और DCl। इसके लिए हमने देखा था कि यहाँ पे क्या करा था, हाँ, म्यू DCl और म्यू HCl। इसके लिए हमारे पास ये कैलकुलेट वगैरह करके 1.4 आई थी, इतनी आई थी। इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये मैंने समझाया ना अभी आपको, ठीक है। इसको याद करना है। तो अभी क्या है, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, DCl HCl अपॉन इंटू, क्योंकि देखो हमें DCl के लिए चाहिए, हमें क्या है, क्योंकि ये चीज़ तो हमें दी हुई है, यहाँ से ये चीज़ तो हमें दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या निकालनी है, ये DCl के लिए हमें निकालनी है, और ये रहा हमारे पास 1.4। बस ये मैंने क्या लिखा है, म्यू DCl और म्यू HCl के लिए 1.4। अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूँ तो 1/1.4 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ यही फर्क है। तो यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 2079 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इतना ही आएगा। बाकी अपन कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने याद करके आई थी 279, इतना ही था, यही था शायद, ठीक है। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया, मैंने मुझे DCl चाहिए था, तो मैंने इसको घुमा दिया, DCl को ऊपर कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इन दोनों को घूम गया, और ये 1/1.4 हो गया। बस मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे डिफिकल्टी ना हो तो मैंने ये वाला कर दिया, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया। अब हमें क्या निकालनी है, 0 पॉइंट एनर्जी हमें निकालनी है, 0 पॉइंट एनर्जी। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, DCl के लिए, यानी जो ये किसके लिए, ओमेगा ऑसिलेशन DCl के लिए, ठीक है। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है हमारे पास, जो हमारे फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आई है DCl मॉलिक्यूल के लिए, कितनी आई है, 2079। इसकी क्या होगी, हाफ, ठीक है, उसकी क्या होगी, हाफ, 2079 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन 2, तो इसके लिए आ गया पॉइंट 1039.5 सेंटीमीटर। इसको भी भाई चेक कर लेना एक बारी, ठीक है। वैसे तो यही आएगा, एक बार फिर भी चेक कर लेना आप, 1039.5, जो भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। क्लियर। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, हमने सारी चीज़ें निकाल दी, बस हमारे पास क्या रह गया, फोर्स कांस्टेंट रह गया HCl मॉलिक्यूल के लिए। ये मैं आपको निकलवाती हूँ, पहले आप इसका, आपको अच्छे समझ में आ गया। मैं दोबारा एक बार इसको बता देती हूँ मैंने क्या करा है। ये मुझे गिवन है, ठीक है, इसका मुझे पता है 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की हाफ, तो मैंने हाफ करके ये निकाल लिया, ये निकल गया। ये मैंने बोला आपको आगे करवाऊंगी, चलो ये हो गया। उसके बाद 0 पॉइंट एनर्जी और फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकालनी है DCl के लिए। तो मैंने क्या करा, पहले फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकाली DCl के लिए, तो उसके लिए मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया वो मैंने उतार दिया, ठीक है। मैंने ये बताया था तो मुझे DCl के लिए चाहिए थे, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो ये पहले 1.4 ऐसे था, जब मैंने रिवर्स किया बट ये किस में चला गया, डिवाइड में चला गया। तो जब मैंने इसका मुझे दिया ही हुआ था ये, तो उसको मैंने डिवाइड किया तो इतना आ गया। उसके बाद मुझे 0 पॉइंट एनर्जी भी निकालनी थी, जो देखो ट्रांजिशन एनर्जी होती है हमारे पास, ओमेगा ऑसिलेशन आ गई। तो ये क्या है हमारे पास, फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है DCl के लिए। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ मैंने निकाल लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल सिंपल है।
ठीक है, आप इसका एक बार उतार लीजिए, अपनी नोटबुक पे कर लीजिए। आपको ये करवाती हूँ मैं फोर्स कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो करते हैं हम फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपका है 1/2πc √k, ये चीज़। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये k निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रूट वगैरह को हटाना पड़ेगा, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा और इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जब आप एक सिंपल फॉर्म में लेके आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4π² c² डेल्टा E² म्यू, ये आएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे k चाहिए, निकालोगे तो ये आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो बस आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो 4 × 3.14 का स्क्वायर, यहाँ पे c है कितना आएगा, इंटू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है हमारे पास क्या है, डेल्टा ई का स्क्वायर। डेल्टा ई का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। ये दिया है हमें, किसके लिए है, HCl के लिए। ठीक है, ये HCl के निकाल रहे हैं ना, तो HCl के लिए तो डेल्टा ई कितना था इसके लिए, 2900 सेंटीमीटर इनवर्स, ये स्क्वायर में है तो एक बार और लिखेंगे इसको, 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इंटू अभी रिड्यूस्ड मास निकालना है मुझे, म्यू। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, 35/36। ठीक है, HCl के लिए, ये भी किसके लिए है, HCl के लिए। तो निकाल लेना इसका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जब कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये आएगा आपका AMU में। ठीक है, ये आपका किस में आएगा, AMU में, लेकिन आपको किस में चाहिए, kg में। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, लेकिन आपको किलोग्राम में चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, किस में आएगा, ये -27 kg। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना बहुत महाभारत है, तो इसलिए ये वाले जो कैलकुलेशन है आपके, ठीक है, अब तो वैसे तो गेट में पूछे जाते थे। ठीक है, ये किस में पूछे जाते थे, गेट में, क्योंकि गेट में हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, तो कैलकुलेटर से हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इनकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी महाभारत हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी इसको करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो नेट में भी कई बार ऐसे वाले सवाल डाल देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को वो ऐसे चाहते हैं कि स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में फंस के रह जाए, लेकिन जिसको करना आता है वो कर भी लेते। तो इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस किया करो अच्छे से। ठीक है, कि कैलकुलेशन आप हाथ से सॉल्व किया करो। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड भी है ना, फिर भी आप इसको हाथ से सॉल्व करने की ट्राई किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। बस इसमें सबसे पहले आप क्या काट दोगे, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर, ये तो कट गया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि हमारे पास जो 1 न्यूटन है ना, वो 1 kg इसमें होता है। 1 न्यूटन को इसमें चेंज करने के लिए ये आ गया, और एक डाइन किसके बराबर होती है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके बराबर होती है। ठीक है, ये इसके बराबर होती है। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये सारा सॉल्व मैं आपको यहाँ पे सीधा इसका एक आंसर बता देती हूँ, आप सॉल्व करके ना खुद निकालेंगे। ठीक है, जो इसका आंसर है ना, न्यूटन पर मीटर में चाहिए, ये वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है ताकि आपको यहाँ पे भागना ना पड़े कि न्यूटन पर मीटर कैसे आ गया, कोई इसमें तो कहीं पे भी न्यूटन पर मीटर है ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के, यहाँ पे ये इसके बराबर होता है, तो इसलिए। ठीक है, क्लियर है, तो आपको ये ध्यान में रखना है।
ये मैंने इसके कारण बताया, बाकी इसका यूज़ नहीं होगा, सिर्फ इस चीज़ का यूज़ होगा इसमें, ठीक है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये वाला आंसर आना चाहिए 484.6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, समझ में आ गया, ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क यहाँ पे दे देती हूँ, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके एग्जाम में इजी रहेगा, क्लियर। तो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि आप अच्छे से फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख लो, ठीक है। अच्छे से वीडियो देख लो, इसके नोट्स बना लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जब थर्ड वीडियो आएगी, ठीक है, तो थर्ड वीडियो में मैं आपको फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो को मिला के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको थर्ड वीडियो में दे दूंगी, ताकि आप अच्छे से उसको कवर कर पाओ, ठीक है। जब आप करोगे इसको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और तीनों वीडियो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, जो फॉर्मूलेज हैं वो अच्छे से याद कर लेना। थर्ड वीडियो आप देखोगे तो वो क्वेश्चन आपके जो भी वो फॉर्मूले होंगे वो याद कर लोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दूंगी ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखो मैं आपको बता देती हूँ इसमें है क्या। फोर्स कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है HCl मॉलिक्यूल के लिए, आपको सिर्फ क्या निकालना है, 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है HCl के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं पूछा, HCl के लिए 0 पॉइंट एनर्जी पूछ ली, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा, 1 या 2 मिनट में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेना, आसान है, बस इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि आप दोनों वीडियो अच्छे से पहले देख लो, क्योंकि थर्ड वीडियो में जब मैं क्वेश्चन दूंगी तो आपको तीनों वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, एकदम से बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए दोनों वीडियो देख के रखो, जब थर्ड वीडियो आएगी तो क्वेश्चन हैंड टू हैंड आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये अच्छे से ये वीडियो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।